हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में सेकेंड ईयर में MPSE 001 का सब्जेक्ट है और वो भारत और विश्व यानी बात करें इंग्लिश में इंडिया एंड वर्ल्ड की बुक्स को पढ़ रहे हैं और उन सभी का एग्जाम है। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चनों की तलाश में तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए बनाई है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो बच्चों का एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन बताए गए बिल्कुल वही क्वेश्चन आए। लास्ट ईयर भी मैंने जो बच्चे थे मास्टर्स के सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन आए थे। वैसी ही वीडियो की आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि सर हमारा एग्जाम भी आ गया, बता दीजिए। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। बाकी आप सभी की स्क्रीन पर ये व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए इस PDF का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी आपके लिए है, हर क्वेश्चन को समझाया जाएगा और उसका आंसर कैसे लिखना है। आप सभी के लिए एक और रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में कहा जाए आप उस क्वेश्चन को इस प्लेलिस्ट में से भी कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। हर क्वेश्चन को हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में हमने देने की कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने वाले आपको तत्वों की व्याख्या करनी है। तो भारत की विदेश नीति, सबसे पहली बात तो आपको विदेश नीति किसे कहते हैं सबसे पहले आपको ये समझना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, लेकिन इनमें से भी कौन से ऐसे खास क्वेश्चन है जो आपको पक्का करने हैं वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने वाले दो तत्व हैं, आप सभी को ध्यान रखना है, या दो कारण हैं। आप सभी से ऐसे भी पूछा जा सकता है तत्वों की व्याख्या करें तो दो कारण है, एक राष्ट्रीय कारण और एक अंतर्राष्ट्रीय कारण। लेकिन इसको जानने से पहले आप सभी को यह जानना जरूरी है कि भाई विदेश नीति कहते किसको है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कोई भी देश पूरी तरीके से अलग थलग रहकर अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता। किसी देश के पास संसाधन है तो किसी देश के पास तकनीक है, किसी देश के पास बाजार है तो किसी के पास श्रम शक्ति अच्छी है। तो दुनिया में एक संतुलन बनाए रखने के लिए हर एक देश, हो सकता है कि सस्ता श्रम उस देश को जरूरत हो तो वो दूसरे देश से इसलिए संबंध बनाता है ताकि वो उन सस्ता श्रमिकों से अपना काम कराकर जिन देशों में अच्छे बाजार है उन देशों में अपनी वस्तुओं को बेच करके अधिक से अधिक लाभ कमा सके। या फिर कोई देश जिस देश के पास वो तकनीकें नहीं है वो दूसरे देशों से संबंध इसलिए बनाता है ताकि उस देश में वो तकनीकें आ सके। तो बेसिकली विदेश नीति का मतलब क्या है कि कोई भी देश दूसरे देशों से विकास करने के लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार की पॉलिसीज को बनाता है, ये पॉलिसी आप सभी की विदेश नीति कहलाती है। आप सभी को याद रखना है विदेश नीति को प्रभावित करने वाले दो तत्व मैंने आप लोगों को बताए हैं। लेकिन भारत के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसके अंदर आप सभी को यह याद रखना है कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारण, तो इसमें सबसे पहले जब भारत जब आजाद हुआ तो उस समय हमारे प्रथम एक तो प्रधानमंत्री और दूसरा विदेश मंत्री, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, ये दोनों के दोनों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इन्होंने भारत की विदेश नीति का निर्धारण किया। इसमें इन्होंने तीन तत्वों को जोड़ा था। इन्होंने कहा था भारत की विदेश नीति में ये तीन चीजें पक्का होंगी। सबसे पहला, तेज गति से विकास करना, कठिन संघर्षों से प्राप्त स्वयं प्रभुत्ता को बनाए रखना, दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट आप सभी के सामने ये है कि भाई क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना, यानी देश के जो टुकड़े हैं या विभाजन है वो ना हो पाए। आप सभी को ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में भारत की विदेश नीति के प्रभावित करने वाले दो तत्व हैं, एक राष्ट्रीय तत्व, एक राष्ट्रीय कारण है, और दूसरा है आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय तत्व या फिर अंतर्राष्ट्रीय कारण। तो राष्ट्रीय कारणों में हम उन सभी मैटर्स को या उन सभी बातों को रखते हैं जो देश की विदेश नीति को प्रभावित करने में राष्ट्रीय रूप से अपनी भूमिका को निभाते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर अब शो होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर दो तत्व है। एक तो हमारे राष्ट्रीय तत्व आते हैं, राष्ट्रीय तत्व या फिर राष्ट्रीय कारण कह सकते हैं हम यहाँ पर। दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय तत्व। अंतर्राष्ट्रीय तत्व
राष्ट्रीय तत्व में हम उन सभी कारणों की व्याख्या करते हैं जो हमारे देश की बातें ही हैं और वो हमारी विदेश नीति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम कहें तो हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार से हमारे देश को प्रभावित करती है, हमारे देश के अंदर जो पाए जाने वाले संसाधन है वो किस प्रकार से हमारे देश को प्रभावित करती है, हमारे देश का जो कल्चर है वो हमारे देश की विदेश नीति को प्रभावित करती है, हमारे देश के जो देसी उद्योग है वो हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें, हमारे देश की जो बॉर्डर है ये किन किन देशों से सीमा साझा करते हैं, जैसे भारत चीन से हमारा बॉर्डर शेयर होता है तो उनसे हमें अटैक का, पाकिस्तान और चीन से हमारा जो बॉर्डर शेयर होता है तो उनसे हमें बार बार ही अटैक का डर रहता है। जैसे हमने देखा कि जो हमारी इतनी बड़ी खुली सीमा है तो इस खुली सीमा का एक लॉस ये भी है कि जैसे हमने मुंबई पे जो अटैक हुआ था 26/11 का जो हमला हुआ था तो उसमें हमने देखा था कि खुली सीमा जो है समुद्र की, इसका लाभ लिया गया तो भारत को बहुत सारी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये भी भारत के एक राष्ट्रीय तत्वों में आ सकता है। भारत के अंदर कैसे किस प्रकार के उद्योग लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, ये भी हमारी विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारणों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय तत्वों की बात करें तो देखो मैंने वैसे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को डिटेल से देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत की जो विदेश नीति है उसको प्रभावित करने वाले जो कारण है वो कौन कौन से हैं, तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये सारी की सारी वीडियोस है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी है। अंतर्राष्ट्रीय तत्वों में देखो एक तो है यूएनओ की नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति, हथियारों की होड़, साथ ही साथ में समझौते, ये सारी की सारी जो बातें आएंगी ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय तत्वों में आते हैं। जैसे यूएनओ की जो नीतियों का हम अनुसरण करते हैं ये हमारी विदेश नीति को प्रभावित करती है हमें, क्योंकि हम विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध है, युद्ध से मनाही की बात करते हैं। तो इन सब तत्वों के अंदर हम सभी को ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, इन सभी तत्वों में हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की विदेश नीति इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय तत्व भी प्रभावित करता है। हम ऐसे किसी भी देश से अपने संबंध बनाने की कोशिश नहीं करते जिससे भारत के ऊपर उसका पूरी तरीके से कब्जा हो जाए या भारत के जो है ऊपर उसका पूरा का पूरा वर्चस्व हो जाए। तो इस बात को भी आप सभी को याद रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तत्वों को आपको अच्छे से देखना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो नहीं भी मिलती तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरूवादी सर्वसम्मति से आप क्या समझते हैं। ये वाले क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों के लिए बन चुकी है, कुछ ही देर में आप लोगों को अपलोड मिल जाएगी, इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आप लोगों के लिए एक ये क्वेश्चन अपलोड इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले क्या काम करें, आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको लिख लीजिए, बाकी प्लेलिस्ट के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर समझा ही रखें। यहाँ पर मैं आप लोगों का टाइम और वीडियो दोनों बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जो क्वेश्चन आते हैं तो वो उसके लिए अपना टाइम क्यों खर्च करें। तो डायरेक्टली पहले मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, उन क्वेश्चनों को समझा देता हूँ और आपको जब उसको पूरा कवर करना है, उसका नोट्स बनाना है, तो आप कंप्लीटली यहाँ से पूरी वीडियो को कवर कर सकते हो जो कि मैंने बता रखा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि नेहरू की सर्वसम्मति से आप क्या समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऐसे लोग जो भारत की विदेश नीति में नेहरू को सपोर्ट करते थे या नेहरू की बातें ही क्यों भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती थी, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की विदेश नीति के क्या क्या उद्देश्य हैं और भारत के विदेश नीति के क्या क्या सिद्धांत है। तो भारत की विदेश नीति के कई सारे उद्देश्य हैं। आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बहाल करना, पहला पॉइंट आप ये कह सकते हो। इन पॉइंटों का एक्सप्लेन भी करना है आप लोगों को। दूसरा पॉइंट आप कहो तो भारत की विदेश नीति का एक तत्व ये है कि भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता और भारत की राष्ट्रीय एकता बनी रहे, एक ये भी ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि विश्व के अधिकतर देश अपना विकास कर सके, भारत भी अपना विकास कर सके। भारत को ऐसी कोई भी नीति नहीं बनानी जिसकी वजह से साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिले या फिर भारत की वजह से दूसरे देशों के ऊपर अटैक्स हो जाए, या ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमें नहीं बिल्कुल चाहिए। भारत की विदेश नीति का एक उद्देश्य ये भी है कि भारत सभी का सहयोग करे और भारत की वजह से भी दूसरे देशों का भी क्या हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। भारत की विदेश नीति में एक बात ये याद रखना है कि भारत
कभी भी किसी दूसरे देशों को हथियारों की होड़ की कभी भी बात नहीं करता। तो भारत की विदेश नीति में ये भी कॉन्सेप्ट आता है कि भारत पर्यावरण के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है, हथियारों की होड़ को कम करने की बात करता है, विश्व स्तर पर जो मानव अधिकार के जो मुद्दे हैंगे जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, मानव अधिकारों के मुद्दों को सुरक्षित करने की बात करता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे भारत की विदेश नीति के सिद्धांत आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि भाई भारत में मीडिया और विदेशी नीति पर इसके क्या प्रभाव है। संक्षिप्त रूप से आपको बताना है कि मीडिया भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि डेमोक्रेसी है भारत के अंदर, और डेमोक्रेसी में मीडिया को चौथा स्तंभ या चौथा पिलर कहा जाता है। और ये चौथा पिलर काफ़ी हद तक जो जनता का मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। आप ये कह सकते हो कि सरकार की जो भी गतिविधियां हैं, सरकार जिन भी नीतियों का अनुसरण कर रही है या सरकार जिन भी नीतियों को बनाने की कोशिश कर रही है, उन सभी को स्पष्ट रूप से जनता के बीच में अगर समझाने का किसी का कार्य होता है तो हम कह सकते हैं मीडिया का कार्य होता है। और मीडिया जब जनता को ज्ञानवर्धक करती है, जनता का ज्ञान बढ़ाती है, तो काफ़ी हद तक जनता को उस समय जो पॉलिसी चल रही होती है, कानून चल रहा होता है, उसको लेकर उसकी अच्छाई बुराई हर तरीके से उसे अवगत कराती है। कई बारी हमने ऐसा भी देखते हैं कि मीडिया मिर्च मसाला दिखाकर खबर को और ज़्यादा ऐसा बनाने की कोशिश करती है जिसमें एक्चुअल में वैसा नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मीडिया भी काफ़ी हद तक जनता के पॉइंट ऑफ व्यू को बदलती भी है, इम्पैक्ट भी करती है, और जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने की क्षमता भी रखती है, तो उसको काफ़ी हद तक प्रभावित भी करती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों ने, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं देशों की जो प्रवृत्ति है, जो लोगों का नेचर है, वो क्या हो रहा है, भारत की विदेश नीति कहाँ तक उससे प्रभावित हो रही है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देशों का एक एक्चुअल में हम देखें व्यवहार है, वो भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं पर्यावरण की सुरक्षा की बात आती है तो भारत की विदेश नीति प्रभावित होती है। भारत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को सुरक्षा करने की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी युद्ध होता है तो भारत की विदेश नीति प्रभावित होती है। यानी जो देश जानबूझकर युद्ध करता है तो भारत ऐसे देश की आलोचना भी करता है, क्रिटिसिज्म भी करता है। और साथ ही साथ भारत जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद है, जब भी उसके मुद्दे उठते हैं तो भारत हमेशा उसको सहयोग करता है। तो काफ़ी हद तक हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने मुद्दे हैं वो सारे के सारे भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बहाल करने में अपनी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग मानता है। भारत के संविधान में क्लियरली मेंशन किया गया है कि भारत सरकार ऐसी कोई भी नीति का अनुसरण नहीं करेगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा ना रहे, बल्कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की विदेश नीति निर्माण करने में जो संसद की क्या भूमिका है और संसदीय जो समितियां होती हैं ये किस प्रकार सहायता करती है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए विदेश नीति से मेरे हिसाब से मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम की बात करूं तो 3 क्वेश्चन आपको केवल विदेश नीति से देखने को मिलेंगे। और मिनिमम की बात करता हूं मैं, अगर मिनिमम की, तो मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेगा। तो यानी आपके पेपर की जो वेटेज है इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है 40% जो है विदेश नीति ही आप लोगों का पेपर का वेटेज है। तो आप सभी को इस बात से ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। बाकी ये वाला वीडियो जो हम देखते हैं कि कई बार आपसे पूछ लेता है संसदीय समितियां ये क्या है, इसके बारे में बताइए, तो इसको लेकर मैं एक नई वीडियो आप लोगों के एग्जाम से पहले मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो भारत की पार्लियामेंट भी, भारत की संसद जो है, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी सांसद उसके अंदर जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो वो जनता के लिए गहन मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, उस पर लंबी लंबी वार्ताएं चलती है, बहस भी होती है, और जो हमारे देश के लिए, जो हमारी जनता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता उसकी आलोचना भी की जाती है। इसके साथ साथ संसद के अंदर हमारे जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो इस बात का विशेष रूप से उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के लिए ऐसे नियम कायदे कानून या फिर ऐसे देशों से हमारे संबंध स्थापित कराए जाए जो हमारे देश के विकास के लिए, जो हमारे देश की प्रगति के लिए फायदेमंद हो, ना कि ऐसी नीति बनाए जिससे हमारे देश जो है वो विकास करे या ना करे लेकिन हमारे देश का नुकसान हो जाए, परंतु ऐसी हमें नीतियों का अनुसरण नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत की विदेश नीति के निर्माण में प्रधानमंत्री कार्यालय, ध्यान रखना है प्रधानमंत्री कार्यालय पूरा वर्ड ना लिखकर आप सभी के लिए पीएमओ लिखाएगा, यानी प्रधानमंत्री ऑफिस, कार्यालय का मतलब ऑफिस है, इसका क्या प्रभाव है बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी
क्योंकि विदेश नीति को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, तो आप इस वीडियो को जरूर 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 देख के जाए, क्योंकि ये भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है, ये भी मैंने एक्सप्लेन करा रखा है, ये भी आप जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। देखो मैंने कहा था इस पे शॉर्ट नोट अलग से अभी आ जाता है, राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC, इसके बारे में केवल NSC भी लिखा जाता है कई बार, NSC तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो है इसे हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो क्यों इसकी आवश्यकता है, और दूसरी बात ये हमारे इसकी इस परिषद को लेकर आलोचना भी करनी है, नहीं इसकी वजह से हमारे देश के अंदर कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, तो क्या नुकसान हो रहे हैं या फिर इसकी वजह से क्यों इसकी आलोचना होती है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में देखेंगे, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बना ली है, वो आप लोगों को इस वीडियो के बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, राजनीतिक दल यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस हद तक हमारी विदेश नीति को प्रभावित करती है। तो राजनीतिक दल भी हमारी, क्योंकि ये विपक्ष की भूमिका निभाती है, सरकार की जो भी कमियां होती है वो जनता के सामने लाने का प्रयास करती है, सरकार की जो गलत पॉलिसीज होती है उसको जनता के सामने पर्दाफाश करती है मीडिया की तरह। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। काफी हद तक हम देखते हैं बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जिनका जुड़ाव किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है या किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से मेल खाता है, तो उसकी विचारधारा ऐसे देशों के साथ हमारी अग्रसर होती है। जैसे बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो समाजवाद को बेटर मानते हैं, तो जब उनकी सरकार बनती है या फिर उनकी राजनीतिक दल सत्ता में आती है तो समाजवादी सरकार या समाजवादी व्यवस्था से उनका जुड़ाव अधिक दिखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूंजीवाद को बेटर मानते हैं, तो जब भी उनकी सरकार बनती है तो पूंजीवाद की तरफ देशों से अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश करती है। और कई बार हम देखते हैं ऐसी भी पार्टियां होती है जो किसी संप्रदाय धर्म से संबंध रखती है, तो वो उसकी तरफ जाती है, ऐसे देशों से अपने संबंध बनाने की कोशिश करती है। और कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल होते हैं जो देश की केवल विकास चाहते हैं और वो अलग अलग तरह की पॉलिसीज को बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखो, भारत की विदेश नीति को लेकर मैंने आप लोगों के लिए लगभग 12 क्वेश्चन बनाए। इस 12 क्वेश्चन में से आप लोगों के 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके पेपर में, यानी 2 क्वेश्चन तो आपके 100% आएंगे। आप सभी को निश्चिंत होकर यही क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन नहीं करने। जैसे यहाँ पर दबाव समूह कहते हैं किसको है। पहली बात तो एक होते हैं राजनीतिक दल, जिनका जनता के लिए काम करने का एकमात्र पर्पज ये होता है कि आने वाले समय में हम सत्ता में रहे, आने वाले समय में सत्ता में हम रहे, हमारी सरकार जीते और हम ही इस देश के जो है आने वाले नेता बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, वो ही ये चाहते हैं, इसीलिए वो जनता की मदद करते हैं। लेकिन जब हम दबाव समूह की बात करते हैं तो दबाव समूह ऐसे समूह होते हैं जो, देखो मैंने अभी जो बताया है वो राजनीतिक समूह के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए, कि राजनीतिक दल का जो मुख्य रूप से मेन मकसद होता है वो सरकार सत्ता पर अपना कंट्रोल करना होता है, जनता की इसलिए मदद करते हैं। लेकिन दबाव समूह को हम NGOs के रूप में देख सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देख सकते हैं। ये वो संस्थाएं होती हैं जो सरकार की सहायता से नहीं चलाई जाती, लेकिन जनता की मदद के लिए चलाई जाती है। तो ये ध्यान रखना है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंट से क्या करती है, अपना कोई इसका इंटरेस्ट नहीं होता है, जनता के मन में, जनता के बीच में बेसिकली ये उनके विकास के लिए कार्य करती है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है भारत की विदेश नीति में नेहरू का क्या योगदान है। सर्वसम्मति वाला क्वेश्चन देखो किस तरीके से भी पूछा जाता है, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों के लिए करवा भी रखा है, प्लेलिस्ट वाली वीडियो देखोगे तो इसमें अलग अलग नेताओं के साथ आपको तस्वीर भी मिल जाएगी कि भाई उस समय में भारत के टाइम पे विदेश नीति कैसी थी, उस समय में इंदिरा गांधी के समय में भाई भारत की विदेश नीति कैसी थी। ये सारी की सारी वीडियोस जो है मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। हो सकता है एक आधी वीडियो इस प्लेलिस्ट में ऐड नहीं है, तो मैं प्लेलिस्ट के अंदर कोशिश करूंगा उसको ऐड भी कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भाई ठोस उदाहरण से इस कथन की पुष्टि करें कि भाई भारत को प्रमुख शक्ति बनने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या नींव रखी, यानी इंदिरा गांधी ने ऐसे कौन कौन से हथकंडे अपनाए या कौन कौन से तरीके अपनाए भारत सरकार के लिए। तो इंदिरा गांधी ने कई सारे, जैसे USSR से हमारी जो मैत्री संधि थी वो इंदिरा गांधी ने करवाई, क्योंकि हम सबको पता है 1971 में USSR ने हमारी मदद करी थी और पाकिस्तान की मदद अमेरिका कर रहा था। मैंने आप लोगों को जब रूस और भारत के संबंध बताए तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है आप लोगों को, क्योंकि पेपर के लिए इसको भी पढ़ना है तो ये भी आप समझेंगे। पहली बात ये, इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किए। इंदिरा गांधी के द्वारा जो भारत है, भारत के अंदर PV पर्स लगा हुआ था,
यानी जो देसी रियासतें थी उनको कुछ खास अधिकार मिले हुए थे, उन सभी से वो खास प्रोविजन जो थे वो सारे के सारे छीन लिए। इंदिरा गांधी भारत सरकार के लिए या फिर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे देशों से सशक्त रूप से संबंध बनाए इसने जो कि भारत के लिए फायदेमंद थे, और जो ऐसे नेता थे जो हमारे देश के लिए राजनीति के लिए ठीक नहीं थे तो उनको दबाने का भी काम किया। तो इंदिरा गांधी ने भाई बहुत सारे ऐसे काम किए। आप लोग जब देखोगे प्रधानमंत्री के सिंहावलोकन वाली वीडियो तो उसमें आप लोगों को ये मिल जाएगा कि भारत की विदेश नीति को इंदिरा गांधी ने कैसे प्रभावित किया, प्रधानमंत्री ने कैसे प्रभावित किया, राजीव गांधी ने कैसे प्रभावित किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी या एनडीए के शासनकाल में कैसा था। ये एनडीए के शासनकाल वाला ही है कि भाई भारत की विदेश नीति को देखो, पेपर में कई बार एनडीए का ना लिख के आता है, पेपर में ऐसे लिखाएगा 21वीं सदी के प्रारंभ में भारत की विदेश नीति की प्रमुख उपलब्धि को बताइए। यानी भारत की विदेश नीति के क्या क्या खासियत रहे। जैसे भारत 1998 में परमाणु परीक्षण करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर दबाव भी डाला जाता है, लेकिन जल्द ही भारत ने वो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन से मुक्ति पा ली। भारत का एक नया नाम हम के बढ़ते हुए उभरते हुए बाजार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखता है। भारत में बहुत सस्ता श्रम है जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां आती है। भारत के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है जिसकी वजह से हर कोई व्यापार करना चाहता है, और भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्व स्तर पर अपनी सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि शीत युद्ध के दौर से पहले भारत और अमेरिका के बीच में राजनीतिक संबंधों को बताइए या मतभेद को बताइए किस प्रकार के थे। तो शीत युद्ध से पहले भी और शीत युद्ध के बाद भी ये दोनों तरह के संबंध मैंने भारत और चाइना के, भारत और अमेरिका के, भारत और रूस के, तीनों के तीनों, भारत और पाकिस्तान के, एशियाई देशों के साथ, दक्षिण अफ्रीका के देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ, इन सभी देशों के साथ मैंने संबंध बना रखे हैं, यहाँ पर बता रखे हैं। देखो जैसे यहाँ पर आपसे इस वाले में अमेरिका से पूछा गया, अभी शीत युद्ध से पहले पूछा गया, अगर शीत युद्ध के बाद पूछे तो भी संबंध कैसे होंगे वो मैंने आपको बता रखे हैं। जैसे यहाँ पर शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में भारत और अमेरिका के बीच में क्या संबंध है, तो वीडियो को आप उसको देखिए क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से डिटेल वाइज एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए है कि भारत और यूरोपियन संघ के बीच में क्या राजनीतिक और आर्थिक मतभेद है। ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए भी अपलोड नहीं, जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ये क्वेश्चन भी करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि भारत और सोवियत संघ के विघटन के बाद, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है सोवियत संघ के विघटन से पहले भारत और यूएसएसआर के क्या संबंध थे, रूस के क्या संबंध थे। ये वीडियो मैंने बना रखी है, आप इसको जरूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। किसी दो देशों से संबंध आपके पक्का पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। 10 क्वेश्चन में मैंने बताया मिनिमम 2 क्वेश्चन विदेश नीति से, 2 क्वेश्चन आपके किसी न किसी देश के साथ में आएंगे, चाहे वो भारत अमेरिका के संबंध पूछे, चाहे वो भारत रूस यानी सोवियत संघ के साथ संबंध पूछे, भारत और चाइना के साथ संबंध पूछे, भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध पूछे, भारत और जापान के साथ संबंध पूछे, या फिर भारत वो क्या नाम है एशिया के पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं उनके साथ पूछ लेगा, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे। ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है आपको कि भारत और जो पड़ोसी देश ना पूछकर आपसे जो दक्षिण अफ्रीका के देश है उनमें भारत के कैसे संबंध है। तो ये वाले संबंध वाले सारी के सारी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आप वहां से देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को आई बटन पे क्लिक करने पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्क की विशेषताओं को बताइए, भाई भविष्य में इसका क्या रोल है। तो सार्क को लेकर देखो, ब्रिक्स को लेकर, सार्को को लेकर ऐसी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर ऐड नहीं है तो वो मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी बनाई हुई है, आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की परमाणु नीति का अनुसरण कीजिए या भारत की परमाणु नीति का वर्णन कीजिए। भारत की परमाणु नीति क्या है, तो बता दूं मैं, भारत की परमाणु नीति ये है कि भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। पहला पोखरण फर्स्ट जो कि 1974 में था, दूसरा परमाणु परीक्षण हमने 1998 में किया, और ये पोखरण सेकंड के नाम से जाना जाता है। एक टाइम पे इंदिरा गांधी पीएम थी और एक टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत ने अपनी परमाणु नीति में स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत अपनी जो परमाणु क्षमता है उसको न्यूनतम रखेगा, पहली बात। दूसरी बात, भारत ने जो भी अपना हथियार बनाया है ये किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं, बल्कि भारत ने अपना जो ये हथियार है ये सुरक्षा के पर्पज से बनाया है। अगर भारत के पास में ये हथियार रहेगा तो दूसरा देश भारत पे हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। आप सभी को यह ध्यान रखना है। बिमस्टेक आप सभी को पता है कि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपके बारे में 3 जैसे एक देखो, एक तो क्वेश्चन कई बार आपसे सार्क के बारे में पूछ लेता है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, कई बार आपसे ब्रिक्स के बारे में पूछ लेता है, कई बार आपसे बिमस्टेक के बारे में भी पूछ लेता है। तो इसके अंदर सहयोग के क्या क्या
परिदृश्य है, आप बिमस्टेक बाय सोल सॉल्यूशन सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। आपको ब्रिक्स बाय सोल सॉल्यूशन सर्च करोगे मिल जाएगा। ब्रिक्स बाय सार्क बाय सोल सॉल्यूशन ढूंढोगे मिल जाएगा। आपको नहीं मिलता कमेंट कीजिए। देखो भारत और आसियान, आसियान शब्द ना इस्तेमाल करके आपसे दक्षिण पूर्वी एशियाई ऐसे लिखा आएगा, आसियान ना लिखकर। आपको याद रखना है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ में भारत ने अपने संबंध क्यों स्थापित करने की कोशिश करी है, इसका वर्णन करें तो भी आपको याद रखना है, क्योंकि आसियान के देश दुनिया में बिना किसी विवाद के दुनिया में सबसे तेजी से आर्थिक विकास करने वाले संगठन है। इन्होंने अपने कल्चर को भी नहीं खोया है, आज तक इनके बीच में संघर्ष नहीं देखने को मिलता। बहुत छोटा सा संगठन है लेकिन काफ़ी तेजी से इनके सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन भारत ने इनसे संबंध बनाने की कोशिश करी, लेकिन भारत से इससे संबंध नहीं हो गए। पहले 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस था, इस तरीके से देश थे इसके अंदर, लेकिन अब वर्तमान समय में 10 देश है। लेकिन भारत इनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो भारत बहुत बार असफल रहता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि भारत के कभी चाइना के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी बांग्लादेश के साथ, कभी श्रीलंका के साथ डिस्प्यूट होते रहते हैं, सीमा विवाद चलता ही रहता है, और जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि भारत जैसा देश अगर हमारे साथ शामिल हो जाए तो क्योंकि जब हमारे संगठन में आ जाएगा तो हमें उसके अगर कोई विवाद होगा या उससे जुड़ा हुआ कोई मसला होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें उनसे मदद करनी होगी उनकी, या फिर उनके साथ सहयोग करना होगा। तो आप सभी को इस वाले कॉन्सेप्ट की वजह से भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें आपको कहा है पूर्व की ओर देखो और पूर्व की ओर क्रिया। देखो लुक ईस्ट पॉलिसी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। ये मोदी सरकार के आने से 2014 के बाद में परिवर्तन देखने को मिला, और ये 1991 में जब डॉक्टर क्या कहते हैं मनमोहन सिंह एक तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उसके बाद से जब ये पीएम भी बने तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा था कि भाई हमें आसियान के देशों के साथ में संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए इन्होंने कहा था। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई केंद्रीय एशियाई देशों के साथ भारत के कैसे संबंध है, इसका वर्णन करना है। यानी केंद्रीय एशियाई देश जो है सेंट्रल के, चाहे वो अफगानिस्तान है या उसके पड़ोसी देश है, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। भारत और इसराइल के रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा इजराइल फिलिस्तीन का जो वॉर है उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया, ये भी सिलेबस में है क्वेश्चन। तो और ये ट्रेंड में चल भी रहा है, आपको पता है वॉर चल भी रहा है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत और इसराइल के रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो अपलोड नहीं है, मैं जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करने की कोशिश करूंगा। भारत और लैटिन अमेरिका के जो देश है उनके साथ में क्या क्या संबंध है, क्या क्या चीज़ें हमारे बीच में ट्रेड होता है, इसको लेकर क्वेश्चन आप सभी के पेपर में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और अफ्रीका को लेकर जो क्या क्या संबंध है और क्या क्या मतभेद है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की परमाणु नीति, सेम क्वेश्चन ऊपर मैंने बताया था क्या क्या परमाणु नीति है, भारत की परमाणु नीति का वर्णन कीजिए, तो वो सारे तत्व ही इसके अंदर आने वाले हैं, सेम क्वेश्चन है। अगला है निशस्त्रीकरण का अर्थ बताइए। निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण जिसे हम क्या बोल देते हैं, हथियारों की होड़ पे रोक लगाना। तो इसका क्या अर्थ है, एक तो ये बताना है और इसके 4 स्तंभों को बताना है। तो ये क्वेश्चन अपलोड नहीं है, मैं जल्दी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आपसे पूछा गया अंतरराष्ट्रीय समकालीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या भूमिका है। देखो बहुराष्ट्रीय कंपनी या फिर टीएनसीज लिखा जाए, तब टीएनसीज जब लिखाएगा तो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन या फिर आपसे लिखा आएगा पारराष्ट्रीय निगम। ये वो कंपनियां होती है जो किसी एक देश में अपना हेडक्वार्टर बनाती है और बाकी सभी देशों में अपने बिजनेस को रन कर रही होती है। एक ही समय में अलग अलग देशों में जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को रन करती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी या पारराष्ट्रीय निगम करते हैं। पारराष्ट्रीय निगम इसलिए शब्द इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो अपनी सीमा के उस पार जाकर दूसरे देशों के साथ में व्यापार करते हैं और उसका आर्थिक लाभ कमाते हैं। इससे दोनों देशों को फायदा होता है। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने संबंधों को कैसे प्रभावित किया है, क्या भूमिका रही है। तो देशों के बीच में राजनीतिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, विदेशी मुद्रा का देश के अंदर आना और साथ ही साथ कंपनी का उस देश से लाभ कमाकर अपने देश में लाभ ले जाना, ये भी बहुत सारे मुद्दे आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ता है, दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं इंग्लिश में लिखना भूल गया तो आप इसको इंग्लिश में कर लोगे। सबसे पहली बात तो निर्जातीय और धार्मिक आंदोलन की क्या भूमिका है। निर्जातीय आंदोलन वो आंदोलन होते हैं जो जिसे हम एथनिक मूवमेंट कहते हैं। ये वो आंदोलन होता है जो किसी खास संस्कृति, समुदाय, जाति इनसे संबंध रखते हैं और ये क्या करते हैं, अपने आंदोलनों को करते हैं।
और इनके आंदोलन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सबसे पहली बात तो इनकी संस्कृति छीनी जा रही है, इनका धर्म छीना जा रहा है, इनका कल्चर इनसे छीना जा रहा है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देशों के अंदर भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि धार्मिक और निर्जातीय विवाद राष्ट्रीय एकता में गतिशीलता का नहीं कहा जाता, यानी देश की एकता के लिए खतरा कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? आप ये कह सकते हो, तो बिल्कुल कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं बहुत सारे देशों के अंदर ऐसे आंदोलन हो रहे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर जाति विशेष के द्वारा किए जा रहे हैं, और ये जो जाति विशेष के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे हैं, इन सभी आंदोलनों की वजह से ही हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों में विवाद उत्पन्न हो रहा है। देशों के अंदर जो ये निर्जातियां, इनकी पहचान खोती जा रही है, इनकी भाषा परिवर्तन हो रही है, इनका रहन सहन परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से बहुत ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए, पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों को बताइए। तो इसमें आप चाहे तो रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, इसके बाद में आप क्या कहते हैं, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, बाली सम्मेलन, दुनिया भर के आपके सम्मेलन है, पेरिस शांति सम्मेलन है। इससे पहले अगर हम बात करें तो अवर कॉमन फ्यूचर जो थी, इसके अंदर रिपोर्ट छपी थी, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो। बहुत सारी ऐसी संधियां हैं, समझौते हैं जो हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को लेकर। वो कौन कौन से? गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, 3 लाख के करीब व्यूज है इस वीडियो पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो है उसकी क्या प्रासंगिकता है। आप केवल टॉपिक को देखना, हो सकता है कि मैंने किसी और कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रखा हो, लेकिन आप लोगों को टॉपिक से मतलब है। गुटनिरपेक्षता इग्नू में भी वही है, सोल के बच्चों के लिए भी वही है, और सोल के बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर जो और यूनिवर्सिटीज़ है, अगर गुटनिरपेक्षता है तो सबके लिए वही है। तो अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हमारे लेसन ने नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्ट सी में, तो आप उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, ये भी पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों के लिए, और ये भी मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा रखा है कि वैश्वीकरण ने राज्य की स्वयं प्रभुत्ता को कैसे प्रभावित किया है। तो ये क्वेश्चन भी पढ़ा रखा है, वैश्वीकरण ने अपने राजनीति पर क्या प्रभाव डाले। आप राजनीति के प्रभाव देखोगे तो राजनीतिक प्रभाव वाली वीडियो भी 2 लाख से प्लस लोगों ने देख रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। भूमंडलीकरण के क्या क्या लाभ हैं? तो भूमंडलीकरण के बहुत सारे लाभ हैं। देश के अंदर बहुत सारी तकनीकें आई हैं। देश के जो है विश्व को एक ग्राम में बदल दिया है, गांव में बदल दिया है। विश्व की जो संस्कृति एक दूसरे से सहयोग कर रही है। विश्व में भाषावाद जो है वो विवाद भी उत्पन्न हो चुका है, इंग्लिश को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाई पारराष्ट्रीय वस्तुओं का आगमन हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं जा रही है। बहुत सारी एमएनसीज देश में आ रही है, जिससे आपके देश में विदेशी निवेश बढ़ रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो आपके देश से प्रॉफिट कमाकर अपने देश में ले जा रही हैं। आपके देश का कल्चर, संस्कृति सब बदलता जा रहा है। तो बहुत सारे लाभ है, तो बहुत सारी हानियां भी हैं। ग्लोबलाइजेशन वाली वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो जैसे मैं आप लोगों के लिए बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, 610 लोगों से ज़्यादा जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी है, आप अपनी क्वेरी को हमको शेयर कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए और भी लिंक है, वहां पर भी हमसे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये आप दोनों जगह पर इंस्टाग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।